हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज ऑफ मेंस आंसर राइटिंग उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि मेंस 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड द आइडिया इज क्वाइट सिंपल कि जहां पर हम इंश्योर करना चाहते हैं कि आपकी थीम बाय थीम हर एक सब्जेक्ट की कवरेज यहाँ पर हो सके। तो ऑलरेडी आपने देखा होगा पॉलिटी आईआर हो चुका है, एथिक्स करंटली चल रहा है और आज हम एथिक्स की एक और नई थीम लेकर आए हैं जहां पर हम पब्लिक सिविल वैल्यूज के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो लास्ट सेशन में हमने थिंकर्स की बात करी थी, उससे अगला यूनिट ही हम आज यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे। अभी थोड़ा सा ना ब्रॉड रहता है इस यूनिट में, अगर आप नोटिस करोगे क्लोज टू 40 के अराउंड पीवाईक्यूज यहाँ पर आ चुके हैं 2013 के बाद से। एंड ओवरलैपिंग भी रहती है बाकी यूनिट्स के साथ, थोड़ा सा ओवरलैपिंग नेचर भी देखने को मिलता है इस यूनिट का। बट द पॉइंट इज दिस यूनिट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इन द लास्ट 3 to 4 years इस यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। एंड कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी जो कंसर्न्स रहते हैं, जो करंट इश्यूज रहते हैं, उससे भी सवाल इस यूनिट से बना के पूछे जा सकते हैं। उसी आइडिया के बेसिस पर आज भी हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन किए हैं। आइडियाज क्वाइट सिंपल, हमें हर एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, उस पर आप अपना आंसर लिखोगे, 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा एंड देन विल डिस्कस दैट हाउ दैट क्वेश्चन कुड हैव बीन आंसर्ड। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस प्रोसेस को। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर यूनिट। ऑलराइट, विसल ब्लोअर के केस में यहाँ पर सवाल पूछा रहे था, विसल ब्लोअर इन अ प्राइवेट कंपनी फेसेस रिस्क डिफरेंट फ्रॉम दोस फेस्ड बाय वन इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डिस्कस विद रेफरेंस टू द एडुकेसी ऑफ इंडियाज विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि जो विसल ब्लोअर्स है ना, जो किसी प्रकार की रेगुलरिटी या कोई लेट से मिसकंडक्ट को वहां पर हाईलाइट करते हैं, है ना, विसल ब्लो करते हैं, राइट, सबके अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करते हैं कि जी हाँ देखो भैया ये चीज़ गलत हुई है। तो उनके केस में कह रहे हैं कि जो कंसर्न्स, जो रिस्क वो फेस करते हैं प्राइवेट कंपनी में, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस जो कि एक सरकारी डिपार्टमेंट का विसल ब्लोअर फेस करता है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। एंड इन द सेम मैनर यू हैव टू डिस्कस इट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियाज विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, उसके बारे में भी आपको जिक्र करना है। तो सिंपल तो नहीं कहूंगा मैं बिल्कुल सवाल है, बट हाँ बिल्कुल डुएबल है, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई विल डेफिनेटली एनकरेज यू कि आप कीजिए। 10 मिनट का टाइमर आपका शुरू हो चुका है। स्टार्ट योर आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट।
ऑलराइट देन, तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया हो, राइट। सो बेसिकली आई कैन अंडरस्टैंड इफ द क्वेश्चन अपीयर्स टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जहां पर एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। कंटेंट में दिक्कत हो सकती है, कंटेंट की कमी पड़ सकती है, पर डिमांड समझने में कंसर्न नहीं आना चाहिए, राइट। तो समझते हैं किस तरीके से कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया विसल ब्लोअर इन अ प्राइवेट कंपनी फेसेस रिस्क डिफरेंट फ्रॉम दोज फेस्ड बाय वन इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डिस्कस विद रेफरेंस टू द एडुकेसी ऑफ इंडियाज विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। जस्ट अ मिनट गाइस। ऑलराइट, सो अगर हम समझे तो यहां पर कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि भैया प्राइवेट कंपनी का अगर विसल ब्लोअर रहेगा उसको डिफरेंट रिस्क देखने पड़ते हैं देन ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का विसल ब्लोअर, राइट। उसका एक तो पहले आपको डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा क्या रिस्क डिफरेंट हो सकते हैं उसको यहां पर आपका हाईलाइट करना पड़ेगा। विद एग्जांपल्स कर लेंगे तो भैया और ठीक है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्कस विद रेफरेंस टू द एडुकेसी ऑफ इंडियाज विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। तो इंडिया का जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, जिस एक्ट की भी हम बात करते हैं 2014 का जो एक्ट है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा सेबी क्या कहता है इस केस में, कंपनीज एक्ट क्या कहती है। तो एक बेसिक सा आपका कंटेंट बेस्ड अप्रोच इस चीज में ज्यादा सही रहेगा, राइट। सो लेट डिस्कस दिस क्वेश्चन कि किस तरीके से आंसर लिखा जा सकता था। इंट्रोडक्शन के केस में अगर हम यहां पर बढ़े तो इन इंट्रोडक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि यहां हमारे पास एक जो मेजर टर्म है, क्वेश्चन की जो मेजर टर्म है विसल ब्लोअर की, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली विसल ब्लोअर किसे कहा जाता है ना। तो विसल ब्लोअर भैया एक वो आपका इंटरनल कह लीजिए, है ना जी, एक तरीके का इंटरनल इनसाइडर है ना, जो किसी प्रकार की रॉन्ग डूइंग को डिस्क्लोज करता है ना। वो बताता है कि भैया रॉन्ग डूइंग हो रही है, करप्शन हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर वो काम कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज विसल ब्लोअर, राइट। अब इसी तरीके से जो अगर हम नोटिस करें, जो एक पर्टिकुलर आपकी एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स, राइट, इनकी जो एक रिकरिंग रिपोर्ट टू द नेशंस है, इन्होंने कंसिस्टेंटली क्या पाया है कि बहुत सारे केसेस जो आपके फ्रॉड के हैं, स्कैम के हैं, अब्यूज ऑफ पावर के हैं, करप्शन के हैं, मोस्ट ऑफ दीज केसेस केम इनटू नॉलेज ओनली आफ्टर गेटिंग अ टिप फ्रॉम इनसाइड, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि फिर ऑडिट हुआ उसकी वजह से पता लगा। मोस्टली केसेस में क्या पाया जा रहा है कि विसल ब्लोअर्स ही उस प्रकार की इंफॉर्मेशन बताते हैं, तभी जाके इस प्रकार की इंफॉर्मेशन बाहर आती है। तो हेंस दे प्ले वेरी वाइटल रोल इन अकॉर्डिंग टू चेकिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग एक्ट्स, है ना। तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि जब ये टिप देते हैं तो उसके बाद वहां पर ऑडिट्स किए जाते हैं और उसके बेसिस पर फिर हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स, इसे आप कोट कर सकते हैं, राइट। किनकी जो रिपोर्ट टू द नेशंस की रिपोर्ट है उसमें चीज यहां पर मेंशन की गई। तो आपने जब ये बताई तो आपने एक तरीके से विसल ब्लोअर को डिफाइन भी कर दिया कि भैया वो क्या है, एंड उसका सिग्निफिकेंस भी फिर यहां पर कवर हो गया कि भैया क्यों विसल ब्लोअर जरूरी रहते हैं, बिकॉज दे आर द वंस जो कि रॉन्ग डूइंग्स को पहली बार हाईलाइट कर पाते हैं, राइट। फिर आता है कि भैया रिस्क का डिफरेंस। तो अब इसको टेबल फॉर्म में करना चाहो वैसे कर लो, पॉइंट फॉर्म में करना चाहो वैसे कर लो। तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट विसल ब्लोअर के केस में बात कर लीजिए। अब गवर्नमेंट विसल ब्लोअर के केस में वो किस प्रकार की रॉन्ग डूइंग्स हाईलाइट करेंगे उसको समझना जरूरी है कि उनका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, राइट। तो गवर्नमेंट विसल ब्लोअर अगर कोई रहेगा तो वो रॉन्ग डूइंग किसी भी स्टेट अपैरेटस के अंतर्गत जो चल रही है उसको वहां पर हाईलाइट करेगा, राइट। जिस केस में हम कहते हैं कि भैया जैसे कोई पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पॉलिटिकल पेट्रोनेज होगी, जिसकी वजह से जो रिस्क का लेवल है वो पर्सनल रिस्क तक बढ़ जाता है, राइट, फिजिकल डेंजर तक बढ़ जाता है, बिकॉज यहां पर अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इफ यू थिंक अबाउट इट, जो गवर्नमेंट का विसल ब्लोअर रहेगा वो जिस भी प्रकार की रॉन्ग डूइंग को हाईलाइट करेगा, जिस भी प्रकार की रॉन्ग डूइंग को हाईलाइट करेगा उसके द्वारा क्या कंसर्न देखने को मिलेगा, व्हाट वुड बी द कंसर्न कि भैया वो रॉन्ग डूइंग सिर्फ और सिर्फ एक विभाग की नहीं है, वो रॉन्ग डूइंग एक्चुअली में पब्लिक के साथ होती हुई देखने को मिल रही है, जिससे वो यहां पर हाईलाइट कर रहा है। एंड हेंस
वो कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न उसका अपनी रिस्क, अपनी फिजिकल रिस्क तक आ सकता है, जिसको आप डायरेक्टली किस में हाईलाइट कर सकते हो, किसके थ्रू कर सकते हो, जो आपका सतेंद्र दुबे का जो केस है ना, सतेंद्र दुबे का जो एनएचआई का केस है उसके थ्रू आप इस चीज को यहां पर हाईलाइट कर सकते हैं, है ना, एक आपका बैकिंग यहां पर मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो प्राइवेट विसल ब्लोअर रहेगा उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड रहेंगे वो शायद इतने सीरियस तो नहीं कहूंगा, है ना, कि भाई सीरियस बिल्कुल नहीं होंगे, सीरियस डेफिनेटली होंगे, राइट। बट प्राइवेट विसल ब्लोअर के साथ हम मोस्टली क्या देखते हैं कि उनको टर्मिनेशन फेस करना पड़ता है, इंडस्ट्री ब्लैकलिस्टिंग हो जाती है, डिफेमेशन का लिटिगेशन फेस करना पड़ जाता है, राइट, रेदर देन फिजिकल थ्रेट। फिजिकल थ्रेट की भी कंडीशंस आ सकती हैं, बट मोर लाइकली व्हाट डू वी सी कि इस प्रकार के आपके जो बाकी रिस्क हैं, एम्प्लॉयमेंट रिस्क ज्यादा है, डेफेमेशन का रिस्क ज्यादा है, उस प्रकार के रिस्क यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली अगर हम देखें जो जिस प्रकार का स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन इंडिया में प्रोवाइड किया जा रहा है वो अगेन बहुत वीक देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू विसल ब्लोअर्स। बिकॉज अगेन अगर इतना ही स्ट्रांग हो तो सतेंद्र दुबे जी की शायद भैया मर्डर ना किया जाता, उन्होंने तो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी रखने के लिए कहा भी था कि नॉनिमिटी मेंटेन करके रखें, फिर भी उनका नाम बाहर आ गया, राइट। उसके अलावा आप प्राइवेट के केस में आप रनबैक्सी का जो एक मेजर विसल ब्लोइंग केस यहाँ पर हुआ था रनबैक्सी लेबोरेटरीज का, जिसमें आपकी कंपनी जेनेटिक ड्रग के जो अप्रूवल्स थे उसमें डेटा मैनिपुलेशन किया गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग द नेम ऑफ द पर्सन वाज दिनेश ठाकुर, राइट। आप उनका नाम कोट करके बता सकते हैं कि भैया उन्होंने इस प्रकार से हाईलाइट किया। तो एक एग्जांपल आपका प्राइवेट विसल ब्लोअर का हो गया और एक गवर्नमेंट विसल ब्लोअर का हो गया, राइट। अब सीधा आएंगे हम सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जहां पर हम प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली इंडिया का फ्रेमवर्क किस तरीके से काम करता है। तो थोड़ा पॉइंट तो हमारे पास यही है कि 2014 का जो ये फ्रेमवर्क है भैया, इसमें बहुत सारी चीजें तो आपकी ऐसी हैं जो कि नोटिफाई हुई भी नहीं है, फुली नोटिफाइड भी नहीं है, जिसकी वजह से इसकी इंप्लीमेंटेशन भी ढंग से नहीं की जाती। अमेंडमेंट्स वगैरह यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी इसमें 2015 के अमेंडमेंट बिल में, बट उसके चलते इसका स्कोप और नैरो कर दिया जहां पर इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए था। एक पॉइंट आपके लिए हो गया। कंपनीज एक्ट के केस में आप बता सकते हैं कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, राइट, कि विजिल मैकेनिज्म की बात करता है, बट वो भी किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है। वो भी किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए देखने को मिलती है अंडर सेक्शन 177, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। सेबी का इन्फॉर्मेंट मैकेनिज्म, सेबी का इन्फॉर्मेंट मैकेनिज्म रहा, उसको आप यहां पर हाईलाइट कर सकते हो। तो दैट इज समथिंग, है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अपना मैकेनिज्म है इन्फॉर्मेंट्स का, राइट, जहां पर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, नॉनिमिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको कोड कर सकते हो। बट आप यही कहोगे कि भैया सभी में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है कि अगर भैया इन्फॉर्मेंट मैकेनिज्म किसके लिए, कि अगर कोई मार्केट अब्यूज वायलेशन यहाँ पर हो रही हो, है ना, कि मार्केट के जो प्रोविजन उनको यहाँ पर अब्यूज किया जा रहा हो। अब उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखी जाती है, इवन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी रखे जाते हैं, बट बहुत नैरो है, बहुत सेक्टर स्पेसिफिक है। एंड जनरल प्राइवेट सेक्टर के जो, अगर हम विसल ब्लोअर लॉ की बात करें तो उसके केस में आपका इंप्लीमेंट नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, यूएस का जो फॉल्स क्लेम्स एक्ट है, राइट, विच लेट विसल ब्लोअर स्टेट ऑफ फाइनेंशियल रिकवरी, है ना। आप डायरेक्टली कोट कर दीजिए कि यूएस का जो फॉल्स क्लेम्स एक्ट है उसमें तो अगर आप किसी प्रकार की कोई फ्रॉड केस को हाईलाइट करते तो उससे जो भी पैसा रिकवर किया जाएगा उसका एक शेयर वहां पर मिलता है, अनोनिमिटी मेंटेन की जाती है, राइट। एंड मोर ओवर एक पूरी प्रोटेक्शन वहां पर दी जाती है, किसी प्रकार रिटालिएशन रहा तो उस केस में डेफिनेटली उसको दिया जाएगा। बट इवन जो रनबैक्सी के केस में विसल ब्लोअर थे उनको भी प्रोटेक्शन इंडिया के फ्रेमवर्क ने नहीं दिया, उसको प्रोटेक्शन भैया यूएस के इस फॉल्स क्लेम फ्रेमवर्क ने यहाँ पर दिया। तो ये आपको कुछ कंसर्न्स यहाँ पर हाईलाइट करके इस सिचुएशन को बता सकते हो कि भैया ये करंटली कंसर्न्स यहाँ पर चल रहे हैं, राइट। ऑल राइट, अब चलते हैं हम आगे। नाउ द पॉइंट जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, व्हाट वुड बी द सोल्यूशन। तो वे फॉरवर्ड के केस में हम यहां पर क्या लिखेंगे, ऑल राइट,
देयर मस्ट बी सम इशू। एक बार दोबारा से इसको इरेज करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं। वे फॉरवर्ड के केस में क्या है कि भैया पहली बात तो जो आपका विसल ब्लोअर एक्ट है उसके रूल्स को नोटिफाई किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि उस प्रकार की जो डिजायर्ड प्रोटेक्शन है वैसी यहां पर प्रोवाइड की जा सके, इवन इन केस ऑफ गवर्नमेंट रूल्स, राइट। उसके अलावा स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन यहां पर एक्सटेंड की जाए, ठीक है जी। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को भी जनरली दी जाती है, नॉट ओनली टू द लिस्टेड कंपनी, उसके बियॉन्ड यहां पर दिया जा सके, राइट। फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाए। फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इस तरीके से अपने पॉइंट्स यहाँ पर रख सकते हो। इवन आपके जो यूएस के रूल्स हैं उनसे हम चीजें बोरो करके यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉल कीजिए कि भैया इंटीग्रेशन की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। कि जो हमारे केसेस हैं उन पुराने केसेस को अंडरस्टैंड करते हुए कि कहाँ पर एक लूपहोल रह चुका है, कहाँ पर कंसर्न्स रह चुके हैं, वी नीड टू इंटीग्रेट आवर फ्रेमवर्क इनटू अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क, ताकि इस प्रकार के कंसर्न्स को हाईलाइट करना और इजी रहे, विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन दी जा सके। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि जहां पर इंडिया में दोनों ही सेक्टर्स में, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में इतने सारे कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, इतने फ्रॉड केसेस देखने को मिलते हैं जो कि बहुत लेट आइडेंटिफाई होते हैं, अगर पहले ही उस प्रकार की विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन दी जाएगी तो जाहिर सी बात है जो लोग इन चीजों के साथ अलाइन नहीं करते हैं अपने प्रिंसिपल्स को, वो जेन्युइनली उस प्रकार से इन कंसर्न्स को हाईलाइट कर पाएंगे, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी और हम इस प्रकार के फ्रॉड केसेस को भी प्रिवेंट कर पाएंगे। एक चेक मैकेनिज्म यहां पर काम करेगा ऐसे फ्रॉडुलेंट और रॉन्ग डूइंग केसेस के लिए, राइट। सो दैट इज द पॉइंट जो कि आप फाइनली जाके अपने कंक्लूजन में यहां पर मेंशन कर देंगे। सवाल इस तरीके से, इकोनॉमिक सैंक्शंस while intended to pressure a government often cause greatest harm to its ordinary citizens. Discuss the ethical dilemma this poses for the nations imposing them. कि जिन देशों के द्वारा इस प्रकार की इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जा रही हैं तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर कम प्रेशर, भैया जो ऑर्डिनरी सिटीजन उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। उसी केस में आपसे सवाल पूछा गया है कि बताइए इसमें किस प्रकार का एथिकल डिलेमा हमें देखने को मिल सकता है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी इस प्रोसेस को। ऑल द बेस्ट। ओके देन।
ऑलराइट, तो आई होप अभी तक सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर लिया होगा, राइट। सो हालांकि 30 सेकंड बचे हैं, बट वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन। ऑलराइट देन, सो द क्वेश्चन इज अबाउट इकोनॉमिक सैंक्शंस की भैया जब उनको लगाया जाता है तो ऑब्जेक्टिव होता है किसी एक सरकार के ऊपर प्रेशर मेंटेन, जैसे कि यूएस या फिर वर्ल्ड ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर, राइट। सिमिलरली ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी थी, इराक के ऊपर सैंक्शंस लगी थी, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि भैया उस पर्टिकुलर इकोनॉमी की जो सरकार है उसको यहाँ पर प्रेशर करना है कि भाई हमारी बात मानो, हमारी बात सुनो और तुम इन पॉलिसीज को यहाँ पर छोड़ दो, राइट। अब कह रहे हैं कि भैया इस केस में ऑब्जेक्टिव तो सरकार को प्रेशर करने का होता है, बट ऑर्डिनरी सिटीजन इस चीज में फंस जाते हैं। तो उसी केस में एथिकल डिलेमास को यहां पर कंसिडर करना है, डिस्कस करना है फॉर द नेशंस जो कि इस प्रकार की सैंक्शंस इंपोज कर रहे हैं, राइट। सो इफ वी थिंक अबाउट इट कि हम इस क्वेश्चन की डिमांड को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसको आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिस्कस करोगे, राइट। एंड देन यू विल गेट बैक टू कि भैया क्यों हार्म जो है आपके ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऊपर आ जाता है, इसको भी आप थोड़ा सा डिस्कस करोगे, और फिर जो एथिकल डिलेमा यहाँ पर क्रिएट होता है। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार करेंगे, जहां पर इंट्रोडक्शन में विल बी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक सैंक्शंस। थोड़ा सा ब्रीफली बता दो कि भैया इकोनॉमिक सैंक्शंस होती क्या है, कोई बहुत इलैबोरेटिव तरीके से नहीं बताना है, सिर्फ ब्रीफ तरीके से बताना है, जैसे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होगी, एसेट फ्रीजेस हो गए, फाइनेंशियल एम्बार्गोज हो गए, कि दीज आर इम्पोज्ड ऑन अ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि अपनी वो पॉलिसी या फिर कंडक्ट को वहां पर चेंज करें, राइट। अब ये सिंपल सा पॉइंट आपने यहाँ पर बता दिया, ठीक है जी। एथिकल सैंक्शंस, सॉरी इकोनॉमिक सैंक्शंस आपने यहाँ पर बता दी। फिर उसके बाद आ जाइए कि भैया भी जो हार्म है, इसका हार्म डायरेक्टली सिटीजन्स के ऊपर ही क्यों पड़ता है, सिटीजन्स इस चीज के बीच में क्यों पिसते हैं, राइट। अब इसमें आप सीधा सी बात क्या कहेंगे कि भैया डेफिनेटली जो आपकी ऐसी सैंक्शनड रिजीम्स होती हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, दे टिपिकली हैव ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, है ना। उनके पास ऐसी रिजीम्स के पास जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, उन रिजीम्स के पास ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज रहते हैं, है ना। कुछ एलीट ग्रुप्स रहेंगे, एलीट रूट्स रहेंगे, है ना। उनके पास कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म रहेगा, ब्लैक मार्केटिंग रहेगी, जिसके चलते वो अपनी रिस्ट्रिक्शंस के अराउंड भी काम कर लेते हैं और कुछ ना कुछ अपने आप को इंसुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। बट द कंसर्न इज कि इन सैंक्शंस की वजह से, जो ट्रेड सैंक्शंस मोस्टली लगाई जाती हैं, इन सैंक्शंस की वजह से जो बेसिक कम्युनिटीज हैं लाइक फूड, मेडिसिन, इनकी अवेलेबिलिटी फिर उस प्रकार के नेशन के लिए, उस प्रकार के नेशन के लोगों के लिए होना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। और यही चीज हमने जो यूएन द्वारा सैंक्शंस इराक पर लगाई गई थी, आप एग्जांपल के थ्रू यहां पर कह सकते हैं कि यूएन के द्वारा जो सैंक्शंस यहां पर इराक पर लगाई गई थी इन द 1990s, वो एक सबसे बड़ा एग्जांपल और डॉक्यूमेंटेड केस यहां पर बन जाता है कि जिस केस में जो सैंक्शंस लगाई गई थी वो सरकार पर लगाई गई थी, बट उसका मेजर इंपैक्ट हमने किस तरीके से देखा कि यूनिसेफ ने फिर वहां पर हाईलाइट किया और बहुत सारी बॉडीज ने यहाँ पर हाईलाइट किया इस चीज को कि द डायरेक्ट इम्पैक्ट हैज बीन ऑन टू द हेल्थ ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, स्पेशली बच्चों के साथ ये देखने को मिला, न्यूट्रिशनल कंसर्न्स यहाँ पर देखने को मिले एज अ पार्ट ऑफ द बेसिकली सैंक्शंस रिजीम, है ना। कि जहां पर इस कंप्लीट केस ने इस पूरी सिचुएशन को रीशेप कर दिया कि भैया सैंक्शन तो आपने सरकार पे लगाई थी, वहां के लोगों के ऊपर कितना असर पड़ रहा है जिनका कोई लेना देना भी नहीं है। कंसर्न यहाँ पर क्या है कि या तो वो जो सरकार है वो सिलेक्ट की गई हो, इलेक्ट की गई हो, नहीं वैसा भी नहीं है, इलेक्टेड सरकार भी नहीं, रिजीम में वहां पर अपने तरीके से काम कर रहा है। तो यहां आप अपना पॉइंट जस्टिफाई कर दोगे इस प्रकार का एग्जांपल देते हुए, और यूनिसेफ की जो रिपोर्ट ड्यूरिंग दीज सैंक्शंस और आफ्टर दीज सैंक्शंस यहां पर निकाली गई थी, उसकी वजह से जो इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला, और आपने कहीं ना कहीं अब जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको डील कर लिया है। अब आती बात डिस्कस द एथिकल डिलेमास के बारे में। नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एथिकल डिलेमास, तो यहां पर एथिकल डिलेमास को अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप किस तरीके से करोगे, व्हाट विल बी योर अप्रोच टू हाईलाइट दिस काइंड ऑफ एथिकल डिलेमास। कि भैया पहली बात तो आप कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट टेंशन की बात कर लो, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट टेंशन की बात कर लो। अब इसका मतलब क्या होगा, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्या कहता है कि कोई भी एक्ट अगर उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों का फायदा हो रहा है तो वो एक्ट एथिकल है ना। यही कॉन्सिक्वेंशियलिज्म कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर हम फोकस करते हैं, राइट। अब उस केस में आप क्या कहोगे कि कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट टेंशन के सैंक्शंस में भी
स्ट्रेटेजिकली जस्टिफाइड कि भैया हम यहाँ पर तो किसी प्रकार की पॉलिसी चेंज को प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी प्रकार के लेट्स से एग्रेसिव बिहेवियर को डिटर करने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली इट कैन स्टिल द पार्ट। बट पॉइंट यहाँ पर क्या है, कॉन्सिक्वेशनलिज्म यहाँ पर क्या कहेगा, बट उसकी वजह से जो आपका डिस्प्रपोर्शनेट हार्म सिविलियंस को पड़ रहा है, जिनकी कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन पॉलिसीज में, तो उनके साथ तो ये गलत हो रहा है ना, तो आपका तो एक्ट जो है वो गलत है। दैट इज द पॉइंट। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट टेंशन यही कह रहा है कि आपका जो आउटकम है उस आउटकम में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ऑन हुम, ऑन द पीपल। सो दैट इज वाई जो आपका सैंक्शंस का एक्ट है फिर वो एथिकल यहां पर नहीं कहलाएगा, राइट। उसके अलावा जो आपकी जस्ट वॉर थ्योरी है, जस्ट वॉर थ्योरी का जो प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अब ये क्या कहता है, ये सिंपल सी बात यहां पर ये रखता है, एंड आई होप आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर पढ़ा हो। ये कहते हैं कि भैया डिस्टिंग्विश कीजिए कॉम्बेटेंट्स कौन से हैं, नॉन कॉम्बेटेंट्स कौन से हैं, मतलब किससे लड़ाई करनी है और किससे नहीं करनी है, उसका डिफरेंशिएशन, उसका डिस्क्रिमिनेशन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, राइट। एंड कहीं ना कहीं यही चीज, यही कॉन्सेप्ट ये अब आपका अप्लाई किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन इकोनॉमिक मेजर्स, है ना। एथिसिस्ट क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक्स, आपके वेरियस इकोनॉमिक मेजर्स में, जो कि वहां पर लिए जाते हैं कि एग्जैक्टली ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई किससे लड़ी जा रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे क्या सफिशिएंटली पूरा हो भी पाएगा ऑब्जेक्टिव या नहीं हो पाएगा, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो आपकी ब्लैंकेट सैंक्शंस रहेंगी किसी भी एक पर्टिकुलर रिजीम के ऊपर, वो ब्लैंकेट सैंक्शंस में आप ये पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं पाओगे। अगेन अनदर एथिकल डिलेमा जो कि यहां पर क्रिएट हो रहा है। अगेन आई रिपीट, जस्ट वॉर थ्योरी का जो प्रिंसिपल है डिस्क्रिमिनेशन का, वो कहता है कि भैया आपको डिस्क्रिमिनेशन करना है कि भैया कौन कॉम्पिटेंट है जिससे आपको लड़ाई करनी है और कौन नॉन कॉम्पिटेंट है, राइट, ताकि आप अपनी लड़ाई इन लोगों के साथ यहां पर लड़ सको। बट जो ब्लैंकेट सैंक्शंस यहां पर लगाई जाती हैं ओवरऑल नेशन के ऊपर, वो तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता नहीं है। अगेन जिसकी वजह से कंसर्न क्या क्रिएट हो जाता है कि भैया कहीं ना कहीं वो जो पर्टिकुलर लोग वहां पर सफर कर रहे हैं उनकी तो इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, वो तो नॉन कॉम्पिटेंट्स का रोल यहां पर प्ले कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर अटैक क्यों हो रहा है, राइट। सो दैट इज द पॉइंट जो कि आप यहां पर बता सकते हो। एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लो, कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। जेन्युइन क्वेश्चन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो फॉलोज कि कैन ऑर्डिनरी सिटीजंस विल बी फेयरली आस्क्ड टू बियर द प्रेशर और बियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट जिसको उन्होंने सिलेक्ट किया भी नहीं है, जिसको उन्होंने इलेक्ट किया भी नहीं, क्या वो जस्टिफाइड है। तो आपने यहाँ पर एथिकल डिलेमास भी हाईलाइट कर दिए। बट नाउ द पॉइंट इज कि जहां आप इन एथिकल डिलेमास को सिर्फ इसी पॉइंट तक नहीं छोड़ोगे, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भैया रिसेंटली कुछ कुछ चेंजेस भी हमने देखने को मिले कि जहां पर सैंक्शंस का जो नेचर है वो बदलता हुआ देखने को मिला। जैसे पोस्ट इराक सैंक्शंस जो आपकी पॉलिसीज डिजाइन की जा रही है सैंक्शंस को लेके, दे आर मोस्टली टारगेटेड मेजर्स, है ना। तो टारगेटेड मेजर्स की भी इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो चुकी है, बिकॉज उस प्रकार का इंपैक्ट पहले से ऑब्जर्व किया गया। टारगेटेड मेजर्स में क्या आया कि भैया चलो एसेट फ्रीज कर दिए, है ना जी, आपके ट्रैवल बैन्स वहां पर लगा दिए, बैंकिंग एक्टिविटीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कि बिल्कुल ब्लैंकेट बैन नहीं कि इस देश के साथ कोई लेना देना होगा ही नहीं, राइट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे टारगेटेड मेजर्स लेके आप एक पॉलिसी में चेंज लाने का जो इंपैक्ट वहां पर लाना चाहते हो वो भी लेके आ सकते हो। एट द सेम टाइम जो उसका इंपैक्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर इंपैक्ट पड़े, वहां के लोगों के ऊपर ना पड़े, ट्रेड फिर भी एसेंशियल चीजों का होता रहे। बट द पॉइंट इज, इसमें आपको एक चीज हाईलाइट करनी बहुत जरूरी है कि टारगेटेड मेजर्स के चलते भी कंसर्न क्या है कि टारगेटेड मेजर्स जब लिए जाते हैं तो मतलब सैंक्शंस किसी देश के साथ इनिशिएट कर दिए गए हैं, तो बहुत सारे पार्टीज का, बहुत सारे ट्रेडर्स का जो ओपिनियन है उस देश के साथ ट्रेड करने का, वो नेगेटिव सेंस में डेवलप होना शुरू हो जाता है। कि जहां पर वो कहते हैं कि भैया अभी सिर्फ थोड़े बहुत सैंक्शंस लगे हैं, कल को शायद और दिक्कत आ जाए, है ना। चाहे ह्यूमैनिटेरियन एग्जाम्पशंस दी गई हों फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, बट फिर भी वो शायद उस प्रकार से ट्रेड उन देशों के साथ नहीं करेंगे, बिकॉज देयर आर स्टिल कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू द सैंक्शंस, कि कहीं ये सैंक्शंस की इंटेंसिटी बढ़ गई और हम ट्रेड करने लग पड़े तो हमारे ट्रेड का नुकसान यहाँ पर हो जाएगा, तो फिर वो कंप्लीटली बैकआउट करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई आप कंक्लूजन में फिर डायरेक्टली ये चीज मेंशन कर सकते हो कि इन एथिकल डिलेमास को रिजॉल्व करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो टारगेटेड मेजर्स हैं उनको और स्पेसिफिक बनाया जाए,
और यहाँ पर उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। एंड वट एवर नेशन इज इम्पोजिंग सैंक्शंस, दे शुड बी वेरी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट अबाउट द कंडीशन ऑफ पीपल दोज हु आर रिजाइडिंग इन दैट इकोनॉमी। उनको हेल्प करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए कि भैया, और कन्वे करना चाहिए मैसेज कि हमारी सैंक्शंस सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर है, वहां के लोगों के ऊपर नहीं है। उनकी किसी भी प्रकार की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्पैक्ट करना नहीं चाहते, है ना। बट द कंसर्न इज कि हम पॉलिसी में चेंज लाना चाहते हैं, इस वजह से हम इस प्रकार का स्टेप यहां पर ले रहे हैं कि ब्लैंकेट मेजर्स तो लेने नहीं है, टारगेटेड मेजर्स लेने, बट दैट टू अगेन विद कंसिडरेशन, स्पेसिफिक कंसिडरेशन के साथ वहां पर मेजर्स लेने, ताकि चेंज भी लाया जा सके एंड लोगों के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको भी मिटिगेट किया जा सके। तो दैट इज हाउ यू कैन डेफिनेटली कंक्लूड दिस पर्टिकुलर आंसर। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल हमारे पास यहां पर क्या कह रहा है, कह रहे हैं व्हाट रोल डज डिस्क्रिशन प्ले इन द एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। डिस्क्रिशन का क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। हाउ कैन एक्सेसिव रिलायंस ऑन द रूल्स अंडरमाइन रेदर देन सपोर्ट एथिकल आउटकम्स, कि कैसे एक्सेसिव रिलायंस जो रहेगा रूल्स के ऊपर, उसके चलते एथिकल आउटकम्स अंडरमाइन हो सकते हैं, जहां पर बल्कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो बहुत ही एक रूल्स वर्सेस एथिक्स कह लीजिए, रूल्स वर्सेस डिस्क्रिशन कह लीजिए, उसके ऊपर सवाल आपसे पूछा गया है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। 10 मिनट का टाइमर हमारा शुरू होता है। आज 10 मिनट नहीं करेंगे इसको हम, इजी सवाल है, 8 मिनट में इसको हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है अब। ऑल द वेरी बेस्ट।
ऑलराइट, सो क्वेश्चन किस तरीके से था, जहां पर हम डिस्क्रेशन की बात कर रहे हैं, that play a exercise of what role does discretion play in the exercise of administrative system, how can excessive reliance on rules undermine rather than support ethical outcomes. Now the question is about कि भैया डिस्क्रेशन क्या रोल यहाँ पर प्ले करता है, राइट, एंड उसी तरीके से आपको ये भी बताना है कि किस हिसाब से एक्सेसिव रूल फॉलोइंग नेगेटिव आउटकम्स भी प्रोड्यूस, नेगेटिव और लेट्स से एथिकल आउटकम्स को भी यहाँ पर अंडरमाइन कर सकता है। ये सिंपल सा सवाल यहाँ पर रखा गया है। अब इसमें पता क्या होगा, आपके सामने ये दो चीजें रखी गई हैं, डिस्क्रेशन और दूसरी तरफ रूल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई डिस्क्रेशन का ही फेवर करना शुरू कर दो, नहीं, यहाँ पर रूल्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है अपने आंसर में। ये भी नहीं कहना कि भैया हाँ जी रूल्स तो होने चाहिए, डिस्क्रेशन के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए, राइट। देयर हैज टू बी बैलेंस्ड अप्रोच, जो कि बहुत फंडामेंटल पॉइंट है while answering this particular question. Alright, चलिए तो अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर किया जा सकता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर आप इंट्रोडक्शन में डिस्क्रेशन के बारे में बात करेंगे कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन कहते किसे हैं, है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ लैटिट्यूड व्हिच हैज बीन ग्रांटेड टू अ सिविल सर्वेंट सो दैट कुछ पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शंस को वहां पर वो इंटरप्रेट करके अपने हिसाब से डिसीजंस वहां पर ले सकें, बट विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, कि जहां पर लॉ इटसेल्फ एक गाइडिंग फोर्स का काम करेगा, रूल्स इटसेल्फ एक गाइडिंग फोर्स का काम करेंगी, बट हाँ रूल्स आपके हर जगह हर एक प्रोबेबल सिचुएशन को वहां पर डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, तो उस केस में डिस्क्रेशन भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा आवश्यक फैक्टर यहाँ पर रहता है, राइट। तो वही पॉइंट रखना है कि यहाँ पर डिस्क्रेशन जरूरी है, और उसके साथ आप मेंशन कर दीजिए कि जो आपकी डिस्क्रेशन अलॉन्ग विद रूल्स जो हैं, डिस्क्रेशन एंड जो रूल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं प्रोडक्टिव टेंशन में, कि रूल्स सप्लाई करते हैं प्रोडक्टिबिलिटी एंड गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी फेवर, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डिस्क्रेशन हेल्प्स वेयर रूल्स कैन नॉट। कैसे कि रूल्स की भी एक लिमिट है, रूल्स भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक ही वहां पर साथ दे पाएंगे, उसके बाद फिर भैया वहां पर डिस्क्रेशन चाहिए होगा, अपने हिसाब से डिसीजन लेने की क्षमता यहाँ पर चाहिए होगी। वही पॉइंट आपने अपना इंट्रोडक्शन में यहाँ पर बता दिया कि दोनों के बीच की एक टेंशन रहती है, पर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, कि जहां पर डिस्क्रेशन बिना रूल्स के काम नहीं कर सकती, और जहां पर रूल्स खत्म हो जाएंगे वहां पर डिस्क्रेशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। फिर आएगा कि भैया व्हाई डिस्क्रेशन इज नेसेसरी। व्हाई डिस्क्रेशन इज नेसेसरी। अब उस केस में आप क्या कहोगे कि हाँ जी रूल्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एंड इन जनरल टर्म्स है ना, एंड कहीं ना कहीं एंड कैन नॉट एंटिसिपेट एवरी फैक्चुअल सिनेरियो। कैन नॉट एंटिसिपेट एवरी फैक्चुअल सिनेरियो। अब जहां पर फैक्चुअल सिनेरियो नहीं रहेगा तो क्या उस समय पर ऑफिसर बंद कर देगा काम करना कि अच्छा यार ये तो मेरे रूल्स में लिखा ही नहीं है कि मेरे को काम करना है, नहीं, तो वहीं पर उसके लिए डिस्क्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स प्ले करेगा इन ensuring that whatever policies are being designed, whatever policies are not being designed, whatever policies are being implemented, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके चलते वेलफेयर और सोशल डिलीवरी यहां पर हो सके। तो इस तरीके से आप अपना पॉइंट यहां पर जस्टिफाई करोगे। किस केस में फिर आपका डिस्क्रेशन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा, राइट। तो यही चीज आपको यहां पर हाईलाइट भी करनी है। आई होप सभी को पॉइंट यहाँ पर समझ में आ गए, जिस तरीके से आप अपने डिस्क्रिप्शन को नजर कर दो कि भैया इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पर आपके रूल्स की लिमिटेशन आती है वहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन काम करता है। अब इसको ओवर एक्सप्लेन कर देंगे तो भैया बाकी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हमारी यहाँ पर रह जाएगी। अब बाकी मेजर डिमांड यहाँ पर क्या कहती है? मेजर डिमांड यहाँ पर ये कहती है कि भैया अब आपको ये बताना है कि किस तरीके से जो रूल्स हैं एक्सेसिव रूल फॉलोइंग नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब इस केस में हम कैसे कहेंगे कि एक्सेसिव रूल रिलायंस कहीं ना कहीं एथिकल आउटकम्स जनरेट ना कर पाए, उसे अंडरमाइन कर दे। तो हाउ विल यू आंसर इट? कैसे आप आंसर करोगे? आप कह दो कि जो आपके रिजिड प्रोसीजर्स रहते हैं उसकी वजह से जो ऑब्जेक्टिव रहता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी का वो पूरा नहीं हो पाता।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एग्जाम्पल यहाँ पर डाल दो कि भैया आधार लिंकेजेस यहाँ पर हो गई, पर जिन लोगों की आधार लिंकेजेस नहीं हुई वो कंप्लीटली यहाँ पर एक्सक्लूड हो गए, जिसकी वजह से जिसके लिए वो प्रोग्राम बनाया गया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो यहाँ पर नहीं हो पाता। अपार्ट फ्रॉम दैट, नरेगा के केस में जो नरेगा वर्कर्स हैं उनकी जो पेमेंट आती है उसमें भी आपका आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम एबीपीएस यहाँ पर काम करता है, उसमें बहुत सारे लोगों की लिंकेजेस नहीं हो पाती, तो पेमेंट फिर वहां पर डिले हो जाती है। पेमेंट डिले हो जाती है तो फिर डेली वेज वर्कर को भी पेमेंट अगर डिले मिलेगी तो फिर कैसे वो सर्वाइव कर पाएगा। दैट इज हाउ यू कैन टेल कि भैया जहां पर एक्सेसिव रूल फॉलोइंग की वजह से ये कंसर्न्स फिर हमें देखने को मिलते हैं। एंड खासकर जो आपके मेजर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसको देखोगे कि सिर्फ रूल्स फॉलोइंग का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहता, तो जो हैना आर्डेंट ने भी यहाँ पर इस चीज को हाईलाइट किया था। उन्होंने बेसिकली क्या कहा, उन्होंने जो अकाउंट था एडोल्फ हाइकमैन का, उस केस में बोला कि भैया ऑर्डिनरी ब्यूरोक्रेट था, राइट, और उसका जो रोल था हॉलोकास्ट में सिर्फ और सिर्फ रूल फॉलोइंग का था, वो सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा था जो रूल्स वहां पर उसको रखे गए थे, डिस्क्रेशन उसने बिल्कुल भी यूज नहीं किया। एंड एज अ रिजल्ट वी हैव सीन अ मेजर मेजर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग दैट हॉलोकॉस्ट। तो इससे बढ़िया आपके लिए एग्जाम्पल कोई भी नहीं है जो कि आपकी पूरी कहानी को यहाँ पर अच्छे तरीके से बता देगा। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की, कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यहां पर जरूरी है। बिकॉज अगर हमने डिस्क्रेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दी तो उसमें आर्बिट्रेरीनेस यहां पर आ जाएगी डिसीजंस में, फेवरेटिज्म यहां पर आ सकता है, राइट। अगर रूल को ज्यादा प्रेफरेंस दी तो उस केस में जो हमने एक्सक्लूजन की बात करी, अनजस्ट implementation of policies. So there has to be a balance between both of them. There has to be a balance between both of them. दोनों एक दूसरे को यहाँ पर फिर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे इसमें जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्कॉलर जो है केनेथ कल्ब डेविस, उन्होंने अपने डिस्क्रिशनरी जस्टिस की पब्लिकेशन में ये चीज बहुत अच्छे से हाईलाइट करी। उन्होंने कहा कि देखिए रूल्स का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि कन्फाइन करना है, स्ट्रक्चर करना है और चेक करना है डिस्क्रेशन को, कि डिस्क्रेशन बिल्कुल देना जरूरी है, बट ऑन द अदर हैंड रूल्स यहां पर जरूरी हैं किस पर्पस के लिए, टू मेक श्योर दैट द डिस्क्रेशन इज कन्फाइंड, चेक्ड, स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज मेड श्योर कि एक्चुअल जो आउटपुट है वो एथिकल तरीके से यहां पर डिलीवर की जा सके थ्रू क्लियर गाइडिंग प्रिंसिपल्स। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल, जो कि होना यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन का होना यहाँ पर जरूरी है। और इस तरीके से आप एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंशन करते हुए आप पूरी चीज को यहाँ पर हाईलाइट कर दोगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको कहना है कि डिस्कशन इज नॉट अ लूप होल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज नो मोर अ लूप होल इन द एडमिनिस्ट्रेशन कि आप कहें कि भैया लूप होल है। अब आपकी बात से जस्टिफाई हो चुका है कि वो किसी प्रकार का लूप होल नहीं है। सिमिलरली रूल फॉलोइंग भी किसी प्रकार का कोई गलत प्रैक्टिस नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड तभी जाके एथिकल आउटकम्स, बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी वहां पर क्रिएट हो पाती है, राइट। तो इट इज नॉट द टास्क टू चूज बिटवीन रूल्स और डिस्क्रेशन, द टास्क इज टू मेक श्योर कि दोनों को एक साथ लेके चला जा सके, और उसी बेसिस पर आप अपना आंसर यहाँ पर कंक्लूड कर देंगे। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप सभी के लिए 3 क्वेश्चंस एक वैल्यूएबल तरीके से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बाकी क्वेश्चंस को भी, जो आपको सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे वहां पर अवेलेबल है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन में।